बहुत अच्छा बात कहते किसान भाई मन के लिए कि बीमारी जो आते गेंदा के फूल में अक्सर करके देखबे कि पत्ता मन जो एकदम जले जले टाइप से हो जाते और ओकर बाद धीरे धीरे ऊपर से जलना चालू होते और नीचे स्तर के जाए तक वो पौधा पूरा ख़त्म हो जाते। तो ध्यान देना है किसान भाई मन ला कि एमा ओतेक ज़्यादा महंगा दवाई भी नहीं लगे, एकदम हल्का से हल्का फंगीसाइड दवाई डाल देवे तो वो समय में, और साथ में एक जो वो बोलते नहीं कि न्यूट्रिएंट्स की कम, न्यूट्रिएंट्स जो वाला जो दवाई जो आते अपन जैसे अपन ईसा बयान वगैरह है ना, जिसमें 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते, तो ओला अगर फूल में स्प्रे कर देवे एक बार तो अच्छा से ग्रोथ लेके अच्छा कंसा लेते। जितना ज़्यादा कंसा रही उतना ज़्यादा में फूल ले सकते हैं अपन। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, शीत ऋतु आरंभ हो गई है। मौसम परिवर्तन के इस दौर में हमारे पालतू पशु अधिक बीमार पड़ते हैं, इसलिए इस समय उनके खान पान का, उनके आवास का, उनकी सेहत का हमें विशेष ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ टीकाकरण भी आवश्यक हो जाता है। तो अपने पशुओं की शीत ऋतु में किस तरह से देखभाल करें, इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग से पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल राहंगडाले। सर, आपकी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। साथियों, यदि आप पशुपालक हैं और अगर आपकी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं अपने पशुओं से संबंधित, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, शीत ऋतु में हमारे मवेशियों की, जानवरों की क्या विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है, वो किस तरह से प्रभावित होते हैं? शीत ऋतु में मवेशियों की देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि शीत का, ठंड का यदि प्रभाव ज़्यादा पड़ जाने के कारण जो हमारे दूध देने वाले जो पशु है उनमें दूध के भी घटोती हो जाती है जी। तो उसके लिए हमें जो जिस प्रकार से जैसा खुला आवास यदि है तो उसमें पर्दे लगाना चाहिए, जूट के पर्दे लगाना चाहिए, तो जिसके कारण क्या है कि बाहर की जो ठंडी हवा है तो अंदर प्रवेश ना करे, उसका ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें हो सके तो कुछ जैसे अलाव है तो वो भी हम अंदर में जैसे आवास में जला सकते हैं, जिसके कारण अंदर का जो आवास का जो वातावरण है, वहाँ का जो तापमान है
वो बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। और जिसके कारण पशुओं को आरामदायक जो आवास है जी। वो हम ये कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, और जिसके कारण वो बहुत ही स्वस्थ और अच्छे रहेंगे, और जिसके कारण जो है किसी भी प्रकार का जैसे उत्पादन लेना है तो वो प्रभावित नहीं होंगे। जी जी सर, ठंड की ऋतु में मादा जो होती है, गर्भवती मादा विशेष करके, उसकी विशेष देखभाल किस तरह से करनी चाहिए? अक्सर किसान भाई ये बताते हैं जो पशुपालक हैं हमारे कि इस समय गर्भपात अधिक हो जाता है, तो इसका क्या वजह है? क्या ध्यान रखा जाए कि पशु, हमारी जो मादा पशु है, इससे बच सके? देखिए, शीत ऋतु में जैसे बहुत ज़्यादा जो है कि गर्भावस्था होती है जी, क्योंकि इसमें जो है कंसीव रेट ज़्यादा होता है जी। इस शीत ऋतु में, और बहुत सारे जो बच्चे भी है शीत ऋतु में ही आते हैं, आने का भी समय होता है। जी। तो इसमें हमें जो गर्भावस्था में यदि पशु है तो उसे हमें ध्यान देना है कि जैसे इसमें जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसा है तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसका ध्यान देना है हमें कि किस अवस्था में अब कुछ ऐसे संक्रामित रोग हो जाते हैं। जी जी। तो संक्रामित रोग होने के सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं सिरवा बांधा बेमेतरस भुवन राय जांगड़े बोला था। जी जांगड़े जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब से हमारा प्रश्न है कि अक्सर ठंड के दिन में जन दुधारू पशु है ओकर थन फड़ जाते हैं। अच्छा। और दुहे समय पशु तकलीफ होते थे, एकर बचाव के लिए हमन का करना चाहिए? जी सर बताइए। ये ठंडी के दिन में हाँ थन जो है वो फट जाते हैं, उसमें अपन किसी भी प्रकार जैसे तेल है, घर में तेल तो रहता ही है, या घी हो गया, ये हमें थन में लगाना चाहिए। तो जिसके कारण क्या है कि जो फटे जो आती है तो वो नहीं आएगी। जी। और इसमें बाहर भी ऐसे औषधियाँ मिलती है, क्रीम वगैरह वो भी लगा सकते हैं, लेकिन घरगुती इलाज में घी या किसी प्रकार का तेल लगाना चाहिए। जी जी सर, हम चर्चा कर रहे थे गर्भवती मादा पशु की देखभाल कैसे करें। हाँ, इसमें जैसे कुछ संक्रमित रोग होते हैं जी। ये जैसे एक ब्रुसेलोसिस रोग होता है जिसके कारण जो गर्भपात की अवस्था बनती है पशु में। अच्छा। तो ये अवस्था जो पशु में बनती है ये न बने इसके लिए हम टीका भी इसमें लगवाते हैं, ब्रुसेलोसिस का टीका लगाते हैं। तो ये जो टीका है उसके पशुओं को 6 से 8 महीने के उम्र में ये टीका लगाना पड़ता है। जी। और ये सिर्फ मादा पशु को ही लगाना है। अच्छा। तो ये टीका लगाने के कारण ब्रुसेलोसिस नाम का जो रोग है ये नहीं होता है, और जिसके कारण जो गर्भपात है उससे हम बचाया जा सकते हैं। जी जी। और दूसरा ये जो है कि गर्भवती जो पशु है जी। तो उसको खान पान में ध्यान देना है। गर्मी के अभी ठंडी के दिनों में जैसे है तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं देना है, इसके तरफ ध्यान दें हमें कि भाई थोड़ा मतलब जस्ट अपन जैसे बोर चालू करके यदि पानी देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा। जी जी। एक नॉर्मल वातावरण का टेम्परेचर का पानी रहेगा। तो इस प्रकार का यदि पशुओं को यदि देते हैं तो वो बहुत ही मतलब आरामदायक ये महसूस करेंगे। और दूसरा जो है कि गर्भवती जैसे पशु है तो उसमें जैसे दाना भी हमें देना है, तो दाना भी हमें मतलब 6 महीने के बाद में 1.5 किलो जैसे दाना है तो वो हमें उनको देना है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो दाना है वो भी सही प्रमाण में उसे देना चाहिए। जी जी सर, इसके अलावा जो नवजात बछड़ा होता है उसकी क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए यदि जो शीत ऋतु में जो पैदा होते हैं? हाँ, शीत ऋतु में नवजात जो बछड़े हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ठंड के कारण ये निमोनिया नाम का रोग होता है। जी। और जिसके कारण यदि ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अच्छा। तो इसके लिए हम क्या करें कि जो आवास है तो आवास अच्छे तरीके से हमें प्रदाय करना है, जिसमें बहुत मतलब किसी प्रकार का भी मतलब हवा का प्रवेश न हो, मतलब ठंड हवा का, और उसमें आवास को थोड़ा सा गर्म
इसमें अपन उसे मेंटेन करके रखे, जी जी। जिसमें अलाव वगैरह जला के या इस प्रकार से। और नीचे जैसे फ्लोर है तो उसमें अच्छा जो बिछावन है जी। तो बिछावन भी अच्छे प्रकार से बिछाए, जिसके कारण नीचे से भी उसे जो है ठंड न लगे जी। और इसका अपन ध्यान देते हुए, और यदि जो बछड़ा है यदि निमोनिया से ग्रसित हो गया है जी। तो उसे जो उसका उपचार करना चाहिए, जैसे टर्पेंटाइन जो आयुर होता है जी। तो उसको यदि गर्म पानी में। सर एक साथी का फ़ोन सुन लीजिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मनोरमा राठौर। जी मनोरमा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ, मनोरमा राठौर जी, प्रश्न पूछिए। वो गाय की उम्र 10 साल से है जी। और यानी पैरा को वो ठीक से चबा नहीं पा रहे। अच्छा। हाँ, हाँ देखिए इसमें, हाँ तो उससे क्या दवाई दिया जाए? कितने बच्चे हो गए? छठवां। 10 साल उम्र है। हाँ तो उसमें छठवां बच्चा हो गया। हाँ तो उसमें देखिए क्या है, उम्र के साथ साथ जो उसके दांत हैं वो भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो उसमें जो है कि आप जो दांत में जो पाउडर है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर है, उसको थोड़ा सा दांत में घसीएगा, तो जिसके कारण क्या है कि कुछ जैसा इन्फेक्शन यदि होता है तो इन्फेक्शन के कारण भी दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो उसमें आराम मिलेगा। और दूसरा जो है उसे कैल्शियम जो है लिक्विड देना पड़ेगा, कि जिसके कारण कैल्शियम की कमी जैसे है तो उसकी पूर्ति हो सके। तो सर कितना कैल्शियम किस रूप में दिया जाए? उसको कैल्शियम जो है, कैल्शियम का लिक्विड आता है, उसको दाने के साथ में अच्छा। हम जैसे 5 ml 10 ml जैसा है कि हम प्रतिदिन उसे देना चाहिए दाने के साथ में जी जी मिलाकर। जी सर, हम चर्चा कर रहे थे निमोनिया से किस तरह से बछड़े को बचाया जाए। हाँ, निमोनिया से अभी जैसे निमोनिया हो जाता है तो उसमें फिर हमें उसका जो उपचार करना ज़रूरी है। यदि हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर उससे हम बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो जिसमें हम जो है टर्पेंटाइन जो आयल है उसको गर्म पानी में डाल के उसको थोड़ा सा उसकी। हाँ सर एक और साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं? राम साहू जी साहू जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, वो गाय के बछड़ा केठ रखना चाहिए और कैसे दूध देता है? केठ रखना चाहिए। फिर से बोलिए, अपना प्रश्न दोहराइए। सुनो मैडम। हाँ जी बताइए। अपना प्रश्न दोहराइए। गाय मतलब कम दूध देता है जी, लेकिन ज्यादा का खवाना चाहिए? अच्छा, इनके गाय दूध कम दे रही है तो इन्हें क्या खिलाना चाहिए? देखिए गाय कम दूध दे रही है, क्या होता है कि वो आपकी जो गाय है किस नस्ल की गाय है वो तो पहली बात हमें जानना पड़ेगा। यदि देसी गाय है, गांव में जैसे जो गांव में जो गाय रहती है उसी प्रकार से यदि गाय होगी तो जैसे आधा लीटर या 1 लीटर तक ही दूध दे पाती है वो गाय। यदि अच्छी गाय होगी, अच्छी नस्ल की गाय, तो जैसे गीर हो गया, साहिवाल हो गया, इस प्रकार की यदि गाय है तो जैसे गीर है 7 लीटर तक दूध देती है, यदि साहिवाल है तो 10 लीटर तक दूध देती है। उसमें भी ये यदि उस प्रकार की गाय यदि कम देती है, जिसकी उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से यदि कम देती है तो उसमें हम जैसे है कि उसका जो आहार है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। अभी जैसे आहार में एक पशु को 250 से 300 kg का जैसा पशु है या 350 kg का पशु है तो उसको हम 1.5 किलो तक उसके शरीर भार के लिए हम आहार देंगे। उसके बाद में जैसे 1 लीटर दूध, जैसे 1 किलो जो दाना देंगे हम 2.5 से 3 लीटर के दूध के लिए जी। और उस प्रकार से ही उसको मतलब जितना दूध दे रही है उसके हिसाब से हम दाना बढ़ाते जाएंगे। अच्छा। 2.5 लीटर दूध 1 किलो दाना देंगे, 2.5 लीटर के लिए 5 लीटर यदि देती होगी तो उसको हम 2 किलो दाना देंगे। और अतिरिक्त जो शरीर भार के लिए जो अपन 1.5 किलो दे रहे हैं तो ऐसे मिला के जो 3-3.5 किलो जो दाना है एक पशु को जैसे दे रहे हैं तो ये ऐसे हमें देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है कि जो हरा चारा है, हरा चारा भी हमें साथ में देना पड़ेगा। अब जैसे जो एक बड़े पशु को हमें करीबन 15 से 20 किलो तक और बहुत अधिक
जैसे HF और जैसे पशु है तो उन्हें और ज़्यादा बढ़ा के करीबन 25-30 किलो तक जो हरा चारा है इस प्रकार से दिया जाता है। जी जी सर, शीत ऋतु में पशुओं में मुख्य कौन कौन से रोग हो सकते हैं जिनसे बचाव की आवश्यकता है? शीत ऋतु में जो रोग है तो ऐसे रोग तो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे संक्रमित जो रोग है जी। तो अभी जैसे गलघोटू जिसे HS बोलते हैं जी जी, और एकटंगिया रोग, तो ये जो रोग है जीवाणु से होने वाले रोग है जी। और इन पे भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए हम टीकाकरण करवाते हैं। अच्छा। तो जो टीकाकरण है ये मानसून के पहले ही इसका टीकाकरण होता है जी। तो हम जो पशुपालक है तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें मानसून के पहले इसका टीकाकरण करवाएं। अच्छा। और उसके बाद भी और संक्रमित जो रोग है जी। जैसे मुंह पका, खुर पका, इस प्रकार के भी जो रोग है ये भी होते हैं, तो इससे भी हमें बचने के लिए टीकाकरण कराना पड़ेगा। और इसमें जैसे संक्रमित जैसे रोग है जी, तो संक्रमित रोग को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये संक्रमित रोग कैसे हम मतलब उसके पहचानना चाहिए। जी जी। जैसे गलघोटू है जिसे HS बोला जाता है, तो ये गलघोटू जो रोग है ये उसके जो श्वास नली होती है जी जी। तो श्वास नली के जगह मतलब जो गले में सूजन आ जाती है। अच्छा। और गले में सूजन आ जाने के कारण क्या है कि उसको श्वास लेने में तकलीफ होती है। अच्छा। तो वो घर घर की आवाज़ उसके वहाँ से आती है जी श्वास लेते समय। तो और इसका जो तापमान है, शरीर का तापमान भी 103-104 डिग्री रहता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो उसे हमें ध्यान देना है कि ये जो रोग है साधारण नहीं है और इसका उपचार करना चाहिए, या जो भी डॉक्टर है पशु चिकित्सक उसे दिखाना चाहिए। जी जी। दूसरा जैसे एकटंगिया जो रोग है, तो एकटंगिया जो रोग होता है तो उसे पहचानने के लिए उसका जो पिछला जो पुट्ठा होता है तो उसमें स्वेलिंग आती है। अच्छा। और स्वेलिंग मतलब सूजन आती है उसमें, और उसमें चलने में भी उसमें रगड़ते हुए चलता है जी। और हम यदि ध्यान नहीं देते हैं तो पिछले का जो पुट्ठा है उसमें जो मांसपेशियाँ होती है तो मांसपेशियाँ उसमें जीवाणुओं का संक्रमण होकर वो सड़ने लगती है। अच्छा। और यदि हम उसको यदि पकड़ते हैं तो बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक ये होता है, उसे पशु सहन नहीं कर पाता है। जी जी। तो उसके लिए हमें पशु चिकित्सक को दिखा के उसमें जो भी जैसे सूजन कम करने के लिए जो दवाई आती है तो वो लगवाए। कुछ एंटीबायोटिक है उसको पशु चिकित्सक के द्वारा लगवाए, है ना, जिसके कारण कि क्या है कि ये जो एकटंगिया जो रोग है उसका यदि समय पे यदि उपचार कर लेते हैं तो भी उससे बचा जा सकता है और किसी प्रकार का पशु किसानों को नुकसान झेलने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। सर, ये संक्रमण अगर एक पशु में है तो दूसरे पशुओं में ना फैले, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं? हाँ, ये संक्रमित जो रोग है जी। जैसे अब जैसे HF HS जैसा है, एकटंगिया, गलघोटू, इस प्रकार के रोग है, ये तो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं जी। लेकिन जो दूसरे जो रोग है जो संक्रमित होते हुए संसर्गजन्य है। अच्छा। कि जैसे मुंह पका, खुर पका, ये जो रोग है, तो ये जो रोग यदि किसी एक पशु को हो गया जी। तो यदि संक्रमित पशु है उसका वो यदि चारा खा रहा है तो उसके लार्व से जो है कि विषाणु के द्वारा मतलब दूसरा जो चारा है उसको भी ये कर देता है, दूषित कर देता है। जी जी। और जिसके कारण यदि वो चारा यदि स्वस्थ पशु खाता है जी हाँ। तो वो जो स्वस्थ पशु भी उस रोग से ग्रसित हो जाएगा। जी। इसलिए हमें ये करना है कि जिस पशु को भी यदि रोग से वो संक्रमित हो गया है तो उससे हमें अलग कर देना है। अच्छा। और उसका अलग रख के ही उसका जो उपचार है उसको करना है। और जो भी उसका जो खाने पीने का जो भी हम व्यवस्था करते हैं, घास देते हैं या कोई दाना देते हैं, उसके जो भी बर्तन होते हैं उसको अलग ही रखे और साफ सुथरा करके ही उसका उपयोग करें। उसके जो खाने जो चारा है या बर्तन है, स्वस्थ पशु उसमें चारा या दाना न खाए, उसका हमें ध्यान देना पड़ेगा।
यदि पशु यदि रोग से ग्रसित है जी, यदि उसकी मॉर्टेलिटी भी हो गई, यदि मर गया पशु, तो उसको मतलब अलग सलग ही उसको गड़ाना है। यदि क्या होता है कि गांव में ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं जानवर को, जी जी, है ना, वो रोग से मर गया है जो भी है उसका उन्हें बहुत जानकारी होती नहीं है, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो जिससे कारण क्या है, जो संसर्गजन्य रोग है तो वो खुले में जानवर पड़े रहने के कारण वो आजू बाजू में दूसरे जानवर को भी वो संक्रमित करता है, और जिसके कारण ये जो रोग है, ये ऐसे रोगों का फैलाव बहुत जल्दी होता है, और एक से दूसरे जानवर, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते बहुत तेज़ी से इसका फैलाव हो सकता है। जी जी। सर, दुधारू पशुओं में मिल्क फीवर भी बहुत होता है, ये कैसे होता है, कैसे पहचाने इसे और इसका क्या उपाय किया जाए? हाँ, मिल्क फीवर ये जो रोग है कि पशु जैसा बछड़ा देता है जी, तो उसको बछड़े को जैसे एक फीटस होता है, तो उसको बनने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस प्रकार के जो खनिज तत्व है इसकी ज़रूरत पड़ती है। और यदि हम पशुपालक यदि उस गर्भवती जो गाय है उसे यदि नहीं देते हैं बाहर से, तो क्या होता है कि उसके शरीर से ही कैल्शियम, फास्फोरस और इस प्रकार के जो खनिज लवण है वहाँ से स्त्रावन होके वो जो उसका जो बच्चा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित होती है। तो उसके कारण क्या होता है, जब बच्चा विकसित हो जाता है और उसके बाद में जैसे बाहर में जनने के बाद में बाहर आता है, तो ऐसे में उसी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में या 1-2 दिन में भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसके और तेज़ी से जो पशुपालक है कि बछड़ा आने के बाद में उसको बहुत अच्छा मतलब खान पान देता है, जैसे कि खर्रिया हो गई, जैसे बिनोला खर्री हो गई या अन्य प्रकार की जैसी खर्री हो गई, तो ये यदि पशुओं को देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो दूध प्रवाह है वो बढ़ जाता है। मतलब दूध प्रवाह बढ़ने से क्या होता है कि जो और कुछ कैल्शियम उसके शरीर में बचा है तो वो भी दूध के द्वारा बाहर आ जाता है। और बाहर आ जाने के कारण उसके शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम इसकी कमी हो जाती है, और जिसके कारण जो पशु है ये पूरा अशक्त हो जाता है, और इसमें तापमान कम हो जाता है, एक तो सामान्य रहेगा या उससे कम हो जाएगा। तो एक पशुपालक को भी समझ में नहीं आता है कि ये बीमार तो नहीं है, इसमें तो तापमान भी नहीं दिख रहा है, है ना, लेकिन बैठ गया है, मतलब पशु बैठ जाता है। और बैठ जाने के बाद में वो जो अपना जो सर है उसको गर्दन के ऊपर में रहता है, पीठ के ऊपर ऐसे इस प्रकार से ऐसे पोजीशन में बैठा रहता है जानवर। तो इसका जो है कि कैल्शियम, फास्फोरस की कमी को दूर करना है, तो इसके लिए हम जो इंजेक्शन वगैरह बाहर से जो है या ड्रिप वगैरह के द्वारा भी इसको कैल्शियम, मैग्नीशियम ये चढ़ा के और ये जो रोग है मिल्क फीवर इसको दूर किया जा सकता है। जी जी। सर, मादा पशुओं को योनि प्रदाह से किस तरह से बचाया जा सकता है? ये जो योनि प्रदाह है, ये जो होता है कि जैसे बछड़ा जैसे आ जाने के बाद में उसके बाद में कुछ जो प्लासेंटा जो रहता है तो वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता है। तो उसके कारण क्या है कि कुछ अंदर में ही बच जाता है, तो वो धीरे धीरे फिर वो सड़ते जाता है और फिर वो बाहर आते जाता है। तो उसके कारण क्या है कि पूरा जो अंदर से लेके जो उसका गर्भाशय है, गर्भाशय से लेके योनि तक जो सूजन आ जाती है उसमें, और जिसके कारण जो गाय है तो फिर से हमें यदि उसको फलाना है, मतलब बीज डालना है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो गर्भाशय है और योनि पूरी संक्रमित हो जाती है, जिसमें मतलब जीवाणुओं से संक्रमित हो जाती है, और यदि उपचार नहीं करते हैं तो जो गर्भाशय है वो खराब हो जाता है। तो इसमें हमें उपचार करना है, और जो जब भी मतलब बछड़ा यदि गाय देती है तो जो प्लासेंटा है उसको पूरी तरह से बाहर निकालना ही सबसे बड़ा अच्छा मतलब बचाव है इसका। जी जी। सर, परजीवी जनित रोग भी कुछ होते होंगे, कौन कौन से हैं और कैसे पहचाने हमारे किसान भाई कि कौन सा रोग इनको हुआ है? परजीवी से भी जो रोग है, जनरली जो परजीवी से जो रोग होते हैं
छोटे बच्चों में जैसे कॉक्सिडियोसिस हो जाते हैं जैसे बछड़ों में, और सफ़ेद दस्त। अच्छा। यदि ज़्यादा यदि दूध पी रहा है बछड़ा तो उसमें सफ़ेद दस्त इस प्रकार की भी मतलब जो रोग है, मतलब ये सिम्टम्स दिखाई देता है जिसमें। तो ये जो रोग होते हैं जनरली जो छोटे जो बछड़े होते हैं उनमें ये दिखाई देता है जी। तो इसके लिए हमें जो परजीवी उसके लिए अल्बेंडाजॉल इस प्रकार का जो लिक्विड आता है, यदि हम उन्हें पिलाएं और ध्यान दें तो ये इस प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। जी जी सर, इन सब रोगों से बचने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण कब करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए? हाँ, ये टीकाकरण ये सभी जैसे रोग है जी। तो टीकाकरण भी कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे रोग है कि जिसका टीका लग जाने के बाद में वो रोग नहीं होते हैं। और सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपन टीका यदि लगा देते हैं तो उस रोग से बचाव हो जाता है जी। और एक बार रोग हो गया तो उसके बाद में जो उपचार करना ये बहुत मतलब किसान भाई को बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि ध्यान भी देना पड़ता है और दूसरी बात जो किसान भाई का पैसा भी खर्च होता है दवा पानी में। जी जी। तो इससे अच्छा है कि पशुपालन विभाग द्वारा जो टीका है वो लग जाता है। यदि पशुपालक ध्यान देते हैं जब भी टीकाकरण, अभी ये शीत ऋतु में और अभी इस मंथ में ये टीकाकरण का ये जो चल रहा है तो उसमें कर सकते हैं टीकाकरण। जी, डॉक्टर रांगडाले आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।